नमस्कार, एमएचएन प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। पूरे देश में कोरोना के मामले अब कम होने लगे हैं, लेकिन एक बीमारी जो अब महामारी बनती जा रही है वो है ब्लैक फंगस। आपको बता दें कि 10 राज्यों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। पूरे देश में 8800 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के सामने आए हैं और अब तक 200 लोगों की मौत जो है इसकी वजह से हो चुकी है। क्या है ब्लैक फंगस, क्या है इसके लक्षण, किस तरह की ये बीमारी है और क्यों इस तरह से मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं। सुमित कौशिक, एसएमओ, आपको बता दें सिविल हॉस्पिटल सोनीपत से हैं ये। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 पर। सुमित सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में 8800 से ज्यादा मामले जो है सामने आए हैं। 10 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया है। क्या है ब्लैक फंगस, किस तरह की ये बीमारी है और क्यों इस तरह से मामले इसके बढ़ते जा रहे हैं? मैम देखिए, ब्लैक फंगस इसको हम म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। ठीक है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अभी एकदम इसके केसेस आए हैं। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से एकदम कोविड केसेस के साथ इनके पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय बनी हुई है। लेकिन ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये पहले भी होता था। ये नॉर्मल फंगस है जो कि सड़े हुए पत्ते और गोबर और हमारी जो मड होती है, कीचड़ और सड़ती हुई जो हमारी लकड़ी होती है, उसमें ये नॉर्मली ये फंगस पाया जाता है। अब ये इफेक्ट किससे डाल रहा है? ये नॉर्मल लोगों पे पहले भी इफेक्ट नहीं डालता था, अब भी नहीं डाल रहा। वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, या वो पेशेंट जो अनकंट्रोल डायबिटीज के पेशेंट हैं, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, कोई मैलिग्नेंट कैंसर के पेशेंट हैं, या ऐसे पेशेंट जो कि बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड थेरेपी पे चल रहे हैं, उन पेशेंट पे ये ज्यादा प्रभाव डाल रही है। एक तरीके का सुपर इम्पोज इन्फेक्शन है। ये अलग अलग तरीके का हम क्लिनिकली इसको हम कैटेगराइज करते हैं। तो फिलहाल तो यही है। मैम, आप और जानना चाहते हैं बताइए इस बारे में। जी सुमित जी, क्या मतलब हम माने कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है वो फंगल इन्फेक्शन, उनको ज्यादा खतरा है ब्लैक फंगस होने का? जी मैम, जो लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट हैं, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज मैंने पहले भी कहा, या ऐसे पेशेंट जो मैलिग्नेंट हैं, जिनको कोई कैंसर के लक्षण है, या ऐसे पेशेंट जो लंबे समय से स्टेरॉइड थेरेपी पे चल रहे हैं। हम कोविड के केसेज में देख रहे हैं कि स्टेरॉइड जो है हम दे रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, या जो अनकंट्रोल डायबिटीज जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, ऐसे पेशेंट पे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। ठीक है, क्लिनिकली अगर हम देखते हैं तो राइनोसेरेब्रल म्यूकोमाइकोसिस होती है। इसमें जो इफेक्ट आता है, ये सबसे पहले जो पेशेंट आते हैं वो क्या साइन लेके आते हैं, उनको एक तरफ जो है स्वेलिंग हो सकती है चेहरे पे, सर में दर्द बता सकते हैं। ये बताते हैं कि उनकी नाक में डिस्चार्ज आ रहा है, किसी तरीके का काला या रेडिश डिस्चार्ज आता है, या उनको दर्द हो सकता है चेहरे की एक तरफ। दूसरे ऑक्यूलर सिम्टम्स आते हैं मैम। ऑक्यूलर सिम्टम्स में ये होता है, वो कह सकते हैं हमारी आंखों में लालपन आ रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, दिखने में दिक्कत आ रही है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। या तीसरा पैलेटाइन होता है, जो हमारी सॉफ्ट पैलेट होती है, जो तालू होती है। तालू में एक तरीके के काले रंग का एक धब्बा या गैंग्रीनस एक लीजन बन जाता है, और उससे मुंह से भी काले रंग का एक स्राव जो है वो आने लग सकता है। तो ये कुछ लक्षण हैं कि इन्फेक्शन के। तो हाँ जी, ये हमें इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है पेशेंट का, और इनका अर्ली हम डायग्नोज करके और इनको अप्रोप्रिएट एंटी फंगल ट्रीटमेंट इनका जल्द से जल्द शुरू करा जाए। सुमित जी, अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स की जिनको कोविड भी हुआ है और डायबिटिक से वो ग्रसित हैं, अगर उनका शुगर लेवल हाई है और उनको स्टेरॉइड भी देना ज़रूरी है, लेकिन बीच का रास्ता जो है वो क्या निकलेगा? क्योंकि अगर स्टेरॉइड नहीं दिया गया तो फिर बीच का रास्ता क्या होगा? देखिए मैम, उनकी हमने शुगर लेवल कंट्रोल करनी है। ठीक है, चाहे वो दवाइयों से करी जाए, चाहे वो इंसुलिन से करी जाए। हमने पेशेंट अगर कोविड के पेशेंट हैं और अगर वो इलाज करवा रहे हैं, तो भी हैव टू मेंटेन द शुगर। अब उनका शुगर लेवल हम इनका कंट्रोल करें। ठीक है, चाहे वो इंसुलिन से करें, चाहे दवाइयों से, हमारे को उनका शुगर लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है तो पेशेंट अपने आप ही बिल्कुल ये मान के चलें कि वो बिल्कुल प्रोन है इन्फेक्शन के लिए, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। शुगर भी इम्यूनिटी लेवल को कम करती है। तो हमारे को मरीज का जो है शुगर लेवल कंट्रोल करना अति आवश्यक है। जी, वहीं
ये भी कहा जा रहा है कि स्टेरॉइड जरूरी हो तभी लें। जी बिल्कुल। देखिए, स्टेरॉइड के लिए जब कोई लक्षण ऐसे पाए जाते हैं, सैचुरेशन काफी हॉल हो, ठीक है, लग रहा है कि हाँ जी काफी जो इन्फेक्शन है वो छाती में अच्छा खासा फैल गया है, उसके बाद ही स्टेरॉइड थेरेपी हम दें। ये नहीं कि स्टार्टिंग में कुछ लक्षण आए तो लोग अपने लेवल पे स्टेरॉइड लें। आप बिल्कुल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही जो इलाज है वो लें, अपने लेवल पे बिल्कुल इलाज ही लेना है। ये बहुत सारे लोग हैं कि स्टार्टिंग में बुखार आया और इन्होंने स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिए, किसी के कहने पे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्टेरॉइड से और दुष्प्रभाव ही होगा। अगर आपका डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करता है, कुछ लक्षण होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जांचें होती हैं, अगर डॉक्टर को लगता है कि अब स्टेरॉइड इनको देना चाहिए तो स्टेरॉइड लेने हैं, नहीं है तो अपने से मैं अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपने से बिल्कुल भी इलाज ना करें, आप डॉक्टर का परामर्श लें और अगर वो आपको प्रिस्क्राइब करता है तभी आप स्टेरॉइड थेरेपी अपनी स्टार्ट करें। और या डॉक्टर वही आपसे भी जानना चाहते हैं, ये तो रही डायबिटिक पेशेंट्स वाले लोगों वाली बात, अगर हम समझें कि जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको भी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और ब्लैक फंगस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तो पहले भी होता था और ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पहले केसेस काफी इंसिडेंट कम थे, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा आपको पता ही है कि ये कोविड की वजह से भी इम्यूनिटी पे इफेक्ट आ रहा है और ये उन्हीं लोगों पे ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज में है। और दूसरा कि जिनको शुगर की या पहले से ही कोई ऐसी बीमारी जो जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी कम हुई हुई है, चाहे कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट हो, कोई कैंसर के पेशेंट हो, तो इन लोगों पे इसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। तो हमने इनका खासकर बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखना है और बिल्कुल डॉक्टर के परामर्श के बिना हमने कोई भी दवाई उनको नहीं लेनी है। बहुत ही स्पेशल केयर की जरूरत है और बिल्कुल ये ठीक होगा। इसमें ये है कि देखिए प्रोग्नोसिस जो है इसकी बड़ी पुअर होती है। अगर हम रिकॉग्निशन और डायग्नोसिस करें म्यूकरमाइकोसिस की तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर थोड़ा बहुत भी डिले होता है तो काफी घातक हो सकती है। जी डॉक्टर, आपसे जानना चाहते हैं कि शुरुआती लक्षण ब्लैक फंगस के क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें मैंने आपको बताया जो मेन इस समय अगर हम क्लिनिकली अगर इसको डिवाइड करते हैं तो राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, इसमें जो सबसे पहले जो मरीज लेके आता है वो यही रहेगा कि मेरे एक चेहरे में एक तरफ दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो सकता है, उसको नाक में दर्द हो सकता है, नाक के आसपास दर्द हो सकता है, उसके नाक से डिस्चार्ज आ सकता है या काले रंग का कोई स्राव आ सकता है नाक से। उसके बाद अगर ये लक्षण अगर आगे और बढ़ते हैं तो वो ये कह सकता है ऑक्यूलर, इसमें सिम्टम्स आ जाते हैं। ऑक्यूलर मतलब आंख से रिलेटेड। उसमें ये कहते हैं कि आंख में लालीपन आ गई है, आंखों से स्राव आ रहा है लाल रंग का या काले रंग का, आंखों से मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा है। ये कुछ लक्षण हैं जो बताते हैं। बाकी अगर वहां तक भी कंट्रोल नहीं होता तो ये होता है कि मुंह में भी इन्फेक्शन आ सकता है। उसके मुंह में जो सॉफ्ट पैलेट हमारे जो तालू होती है उसमें काले रंग के धब्बे या काले रंग की नेक्रोसिस टिश्यू मतलब बिल्कुल डेड हो जाती है, उसमें लीजन आ जाते हैं ब्लैक कलर के, ठीक है। और ये लक्षण है कुछ हमारे म्यूकरमाइकोसिस के। ये लक्षण लेके मरीज आपके पास आ सकता है और हमारे को इसका वही मैंने कहा अर्ली रिकॉग्निशन एंड डायग्नोसिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी फंगल, हमें तुरंत इसको स्टार्ट करना है और इसके लक्षण को पहचानना बहुत है। अगर इस तरीके का किसी को भी कुछ लक्षण लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले और इसका जितनी जल्दी इसके बारे में हम डायग्नोसिस बना पाएंगे उतनी जल्दी भी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और मरीज को जो है लाभ होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि हम डायबिटिक और जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनकी बात कर रहे हैं, क्या और भी कैटेगरी के लोग हैं, वर्ग के लोग हैं जिनको ब्लैक फंगस से खतरा हो सकता है? देखिए मैम, मैंने बताया इसमें कुछ कैटेगराइज हमने करा है। ये जैसे ऐसे मरीज जो कि अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट हैं, मैलिग्नेंसी के मतलब कैंसर के पेशेंट हैं, कोई ऐसे पेशेंट जो किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट जो हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं, ऐसे मरीज या ऐसे मरीज जिनकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली लो है, जिनकी WBC लेवल कम है, या प्रोलॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड या प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड थेरेपी के जो हैं, ऐसे लोग जो मालन्यूट्रिशन हैं, जिनकी जो कमजोर है, मालन्यूट्रिशन है, या ये एक तरह से लोकल लेवल पे भी जैसे किसी को कोई पेशेंट जल गया है, कोई बर्न का ट्रॉमा है या सर्जिकल वुंड है, तो ऐसे लोगों को भी इस तरह के इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बना रहता है। ठीक है डॉक्टर, कितना ध्यान रखने की इस समय जरूरत है हम सब लोगों को? देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है और बिल्कुल ध्यान देना है।
जिस हिसाब से इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से इन्फेक्शन बढ़ रहा है, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसी प्रकार का कोई भी लक्षण अगर पाया जाता है, तुरंत आप चिकित्सक की सलाह लें। और आपने बिल्कुल भी इसमें ढिलाई नहीं बरतनी है। और जितनी जल्दी इसके बारे में डायग्नोसिस बनेगी, जितनी जल्दी हम इसको अर्ली रिकॉग्नाइज करेंगे इस इन्फेक्शन को, उतनी जल्दी ही इलाज संभव होगा, उतनी जल्दी इलाज शुरू किया जाएगा। और घातक बीमारी है, बिल्कुल मैं सभी से मतलब ऐसे अपील करना चाहूंगा कि किसी प्रकार का कोई भी लक्षण आने पर आप तुरंत से तुरंत अपने चिकित्सक को आप इसके बारे में बताएं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप टेलीफोनिकली, अब तो सरकार द्वारा काफी ऐप्स भी स्टार्ट करी गई हैं, जिसमें आप जो है फोन पर ही अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और वो आपको आगे बिल्कुल सारी की सारी ट्रीटमेंट बताएंगे। अगर मिलने का कुछ समय निर्धारित होता है तो हम बुलाएंगे और जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी हम इलाज कर। डॉक्टर, आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की अगर बात करें तो उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, क्या उनको भी ब्लैक फंगस से खतरा हो सकता है? मैम देखिए, बिल्कुल एज पर मेडिकल लिटरेचर जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं या जो हम ये कहते हैं जो बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, उनमें इस तरह केसेस बिल्कुल पहले भी पाए गए हैं। मेडिकल लिटरेचर ऐसा नहीं है और उनको खतरा नहीं है, तो उनको भी बिल्कुल विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं या जो प्री मैच्योर बेबी जो अभी पैदा हुए हैं, उनमें भी ये खतरा जो है वो शुरू से पहले भी रहता था और अभी भी बिल्कुल संभावना है इन्फेक्शन होने में चांसेस रहते हैं। जी, वहीं डॉक्टर आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो लोग कोविड पेशेंट्स हैं उन्हीं को ही ब्लैक फंगस ज़्यादा हो रहा है कि या फिर दूसरे लोगों में भी जो हैं वो लक्षण नज़र आ रहे हैं? देखिए मैम, कोविड के पेशेंट्स में एक कारण ये भी हो सकता है कि स्टेरॉइड उनके जो है वो चलते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी से कोविड के पेशेंट्स को रखा जाता है। और मोस्टली जो पेशेंट्स हमने देखे हैं वो कोविड के जो इन्फेक्शन है वो उन्हीं लोगों के जो लो इम्यूनिटी में है, ये अनकंट्रोल डायबिटीज के पेशेंट हैं, ये सारे इस तरह के मरीज एक कंबाइंड एक बन गया है। तो इसी वजह से जो इन्फेक्शन है वो संभावना कोविड के पेशेंट से ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें बाकी लोगों में भी। लेकिन फिर भी ऐसे पेशेंट, ऐसे इन्फेक्शन पहले भी हुए थे लोगों को और हाँ इंसिडेंस इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड या कोविड के ही दौरान, इलाज के दौरान इस तरह का म्यूकरमाइकोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये एक कारण है। हाँ, कोविड भी एक कारण है, या कोविड किस वजह से हुआ है, या तो वो डायबिटीज का पेशेंट या वो स्टेरॉइड थेरेपी जो उसको दी जा रही है, ये कारण है। और बिल्कुल संभावना है कोविड पेशेंट में ज्यादा होने की। जी, वहीं डॉक्टर एक जो बात है वो सामने आ रही है, जिस तरह से कोरोना जो था वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है, क्या ब्लैक फंगस भी इसी तरह की बीमारी है? क्या वो भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है क्या? अभी तक तो ऐसा शायद अभी तक कोई केसेस ऐसे नहीं आए एक से दूसरे तक इंसान से या किसी जानवर से इंसान में फैले, ये ऐसा कोई भी केस नहीं है ना। तो ये तो मतलब ऐसा कोई केस मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी इंसान से दूसरे इंसान में ब्लैक फंगस जो है फैला हो या किसी जानवर से इंसान में हो, ऐसा नहीं। ठीक है डॉक्टर, वजह क्या है? जो आपका जो फंगस है, जो स्पोर्स है, उनको इनहेल करने से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या इंजेक्ट करने से अलग अलग क्लिनिकल इनके हमने अलग अलग क्लिनिकली हमने इनको अलग साइट की हुई है। तो कुछ जो है जो इनके स्पोर्स हैं उनको इनहेल करने से या तो सांस के थ्रू अंदर जाए या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से एक सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। जो बर्न पेशेंट हैं उनमें अगर एक सेकेंडरी इन्फेक्शन फंगल म्यूकरमाइकोसिस का होता है तो वो बिल्कुल स्किन पे इन्फेक्शन हो सकता है, या खाने की वजह से खाने के साथ अगर मिक्स होकर कोई फूड जाता है तो जो हमारे GI के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स प्रेजेंट करता है, जिसमें डायरिया, पेट में दर्द होना, उल्टियां होना, इस तरीके के लक्षण आते हैं। तो डॉक्टर, जो ये बीमारी है ब्लैक फंगस, क्या इसमें भी खान पीन का जो ध्यान है वो पूरे तरीके से रखना चाहिए और क्या कुछ खाने पीने में लेना चाहिए? मैम देखिए, सबसे पहले तो मतलब खाने का तो बिल्कुल अपना संतुलित आहार जो है वो ले, बाकी खाने से इसका ऐसा कोई वो नहीं है कि खाना एकदम कुछ ऐसा खाएं कि ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन से बचा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने दवाइयाँ भी इसकी हैं और वो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है दवाइयों का, तो वही हमने लेना है कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उससे बचाव के लिए या उसको इलाज करने के लिए
बाकी खाने का ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन खाने का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अपना संतुलित आहार जो है वो लें, ठीक है, जिससे भी आपकी इम्यूनिटी जो है बूस्टअप हो। अपना बिल्कुल प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लें, जिससे कि इस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सके और अपना जो है हम अपने मेटाबॉलिज्म और अपनी इम्यूनिटी प्रॉपर मेंटेन रखें आगे से भी इस तरह के इन्फेक्शन से, ताकि हमारे को बचाव हो। इसलिए खाने का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है ही है। जी, वहीं डॉक्टर, वजह क्या है कि लोगों की जान जा रही है? क्या इलाज में देरी हो रही है या हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? देखिए मैम, कंट्रोल अभी फिलहाल अगर हम देखें तो हमने काफी कुछ कंटेन तो किया है। कंट्रोल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, कंटेन हमने काफी स्तर पर और किया है, और कुछ गलतियां रही हैं। मैं सभी को, एक समाज की भी और सभी की मैं कहूँगा कि कुछ गलतियां रही, शायद कुछ हमने कोई जुलाई भर की नवंबर दिसंबर के बाद से इंटरनेट स्प्रेड हुआ है। तो काफी, हाँ, फिलहाल मतलब हमारे को अगर पॉजिटिव लेते हुए देखें तो अभी कुछ लेवल पर मैं मानता हूँ कि हमने इन्फेक्शन को कंट्रोल किया है, और बिल्कुल हम इसको बिल्कुल कंट्रोल करने में बिल्कुल हम इसको कंट्रोल करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। और सभी से मेरी अपील है कि अभी काफी हल्के में ना लें। अभी बहुत लेवल पे हमने इसको कंटेन किया हुआ है, लेकिन लोगों से मेरी बिल्कुल सभी से गुजारिश है कि अभी भी सावधानी बरतनी है। अपनी अपनी जो 2 गज की दूरी और मास्क पहनना में नहीं छोड़ना है। चाहे आपको वैक्सीन लग चुकी है या नहीं लगी है, अब बिल्कुल जो है अपना प्रॉपर वो करें। और वैक्सीनेशन के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोग, मतलब जिसका भी आता है वो अपनी वैक्सीन जो है जरूर लगवाए, और इसके बारे में बिल्कुल ढिलाई ना करें। जी जी, वहीं आपसे डॉक्टर ये भी जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस का इलाज जो है वो किस तरह से किया जाता है और कितने दिन तक बॉडी से ये रिकवर हो पाता है? क्योंकि बहुत सारी जानकारियां मिल रही थी कि बहुत समय लग जाता है और करीबन 50 से 80 इंजेक्शंस जो हैं वो लगते हैं। देखिए मैम, इसकी कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आपने अब चल ही रहा है। एक एंटी फंगल दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ इससे कारगर हैं। जैसे एक इंजेक्शन आपने देखा होगा, एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन है, वो निर्धारित जो है उनकी डोज है, वो हमें लगाना है। 6 से 8 हफ्ते तक का इलाज का जो ड्यूरेशन है वो 6 से 8 हफ्ते, इसके इलाज में समय लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है अर्ली रिकॉग्निशन एंड डायग्नोसिस। अर्ली रिकॉग्निशन का मतलब है हम उस इन्फेक्शन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमने पहचानना है कि हाँ जी ये म्यूकर माइकोसिस के लक्षण है, और हमने उसका डायग्नोसिस प्रॉपर बना के, और उसका जितनी अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतनी जल्दी ही व्यक्ति को या मरीज को फायदा मिलेगा। इसका इलाज अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग बीमारी जिस हिसाब से फैली हुई है उसके हिसाब से उसकी डोजेज है, कितना समय लगेगा, बॉडी की इम्यूनिटी लेवल कितनी है, कितने लड़ने में सक्षम है बॉडी उस इन्फेक्शन से। तो हाँ, 6 से 8 हफ्ते का इसका इलाज है। और अगर काफी स्तर पर इन्फेक्शन फैला हुआ है तो उसमें हमको सर्जिकल डिब्राइडमेंट, सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं डॉक्टर, क्या जो ब्लैक फंगस की जो दवाई है, जो इंजेक्शन है, क्या वो पर्याप्त मात्रा में है इस समय देश में? क्या हर एक तक पहुंच रहा है, लोगों तक पहुंच रही है क्या? मैम, जिस हिसाब से वो है, सरकार द्वारा बिल्कुल बहुत ही अच्छे कदम उठाए गए हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन की किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको बिल्कुल बिना किसी देरी के और इंजेक्शन जो है एंटी फंगल मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड करी जाए। और मुझे बिल्कुल लग रहा है कि इजीली शायद अभी शायद कुछ दिक्कत आ रही हो, लेकिन इसको भी हम बिल्कुल जल्दी दूर करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अवेलेबल हो रहा है, जिस हिसाब से लोगों को दिक्कत आ रही है तो अवेलेबिलिटी जो है वो बन रही है। ठीक है डॉक्टर, ये तो बात हुई ब्लैक फंगस की। बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चों में कोरोना के असामान्य से लक्षण जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। उनमें कोई लक्षण नहीं है और उनको कोरोना वायरस, उनका टेस्ट होता है तो वो पॉजिटिव होता है। इस तरह से क्यों बच्चों में जो है वो इस तरह के लक्षण जो हैं असामान्य से नज़र आ रहे हैं? देखिए, जब कोविड की हम लक्षणों की बात करें, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि करीब 70 से 80% मरीज ऐसे होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होते। वो कोई भी कुछ नहीं है, हल्का फुल्का, चाहे मतलब मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, करीब 70% 80% ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी कोई लक्षण ही नहीं होता। हाँ, लेकिन वो फिर भी एक ट्रांसमिशन के लेवल पे होते हैं, वो स्प्रेड कर सकते हैं इन्फेक्शन को।
बाकी 15 से 20-30% ऐसे मरीज होते हैं जिनमें सामान्य से लक्षण, मतलब हल्का फुल्का बुखार हुआ या मान लीजिए उसको हल्का फुल्का गला खराब हुआ, तो इस तरह के जो मरीज होते हैं जिनको हम कहते हैं कि अपनी तुरंत आप जांच करवाइए। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सीवियर लक्षण आते हैं, जिसमें से 5 से 10% मरीज ऐसे होते हैं जिनमें काफी सीवियर लक्षण आते हैं, सांस लेने में दिक्कत होना, उनका सेचुरेशन लेवल कम होना, छाती में दर्द होना, काफी खांसी होना, बलगम ना निकलना, ये कुछ ऐसे होते हैं। तो हाँ, ऐसे मरीज भी हैं जिनमें कोई ऐसा लक्षण नहीं है, जांच करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आती है, तो इसलिए कोई वो नहीं है। ये बहुत सारे करीब हमारे 60 से 70% मरीज तो होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। फिर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि हाँ जी आपके लक्षण ज्यादा बढ़ रहे हैं, आपका सेचुरेशन लेवल जो है वो 94-93 से कम हो रहा है, सांस में ज्यादा तकलीफ हो रही है, या बुखार जो है अनकंट्रोल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो फिर आपको एक बार अपने डॉक्टर से जो है परामर्श लेने की आवश्यकता है। जी ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब चर्चा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।